मैं कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। जो बात अभी यहाँ गौरव जी कर रहे हैं, ये बात सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की और इसकी शुरुआत उन्होंने खुद से की। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने की अपील के साथ साथ खुद अपने कारकेड में कटौती की है, और छोटी मोटी कटौती नहीं बल्कि 50% की कटौती हो गई है उनके काफिले में। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी उन्होंने जोर दिया है। जरा तस्वीरें आपको बता दूं। हालांकि ये जरूर है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी के तहत जो प्रोटोकॉल है, जो ब्लू बुक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन 50% तक कटौती हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर लें, जरा एक एक करके उन तमाम सरकारों की आप बात करें, तस्वीर आपको दिखाएं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हो। ईवी के कार के इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है सम्राट चौधरी ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने। राजस्थान से मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनका भी काफिला घट गया है। 13 की जगह केवल 8 गाड़ियां हैं मोहन यादव के कॉन्वॉय में। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी सवाल सरकार से जो विपक्ष अब उठा रहा है, अब एक एक करके मैं उन सवालों पर आती हूं। सवाल ये है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, चुनाव खत्म हुआ तो अब उपदेश दिया जा रहा है। चुनावी प्रचार में पीएम ये कहते थे सब चंगा सी। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ही ट्वीट किया था कि जिस दिन नतीजे आएंगे, जिस दिन चुनाव खत्म होगा, उसी दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। वो नहीं बढ़े तो बौखला गए। अब ये देश में, मैं तो कह रहा हूं, अभी राजनीतिक बातें मत करिए, सब साथ आइए। खड़गे साहब, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप भी अपने कॉन्वॉय को कम कीजिए, ईवी का प्रयोग कीजिए, एयरपोर्ट से अपने घर आने के लिए एयरपोर्ट मेट्रो का प्रयोग कीजिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। विदेश छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो देश में ही मनाइए। बाहर इंपोर्ट्स ओरिएंटेड कोई चीज़ों का, फलों का उपभोग कर रहे हैं तो हिमाचल की और कश्मीर की एप्पल खाइए। ये सब हमें करना है इस समय। मुझे लगता है मीनाक्षी जी, मेरा किसी व्यक्ति पर कोई टिप्पणी करना, राजनीतिक जवाब देना उचित नहीं है। हम 140 करोड़ लोग साथ में हैं और हम इस भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल चुनौती जो दुनिया के सामने खड़ी हुई है, जिसका इंपैक्ट भारत के ऊपर भी है, उसको हम शिकस्त दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वो ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी तो डॉलर बचाकर ट्रंप को देना चाहते हैं। आरबीआई को धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है। आरबीआई अगर धड़ाधड़ सोना खरीद कर रहा है तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है खरीद के लिए? तो असदुद्दीन ओवैसी क्या रिजर्व बैंक है क्या? वो अपने आप को रिजर्व बैंक की तुलना में करते हैं। रिजर्व बैंक तो नोट छापने का भी अधिकार है, ओवैसी साहब के लिए है क्या? कैसा तुलना करते हैं? रिजर्व बैंक अपने गोल्ड रिजर्व्स, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, स्टेबल इकोनॉमी के लिए उनकी पॉलिसीज है। अब ओवैसी साहब कह रहे हैं आरबीआई खरीद रहा है इसलिए मैं खरीदूंगा। आरबीआई तो नोट भी प्रिंट करता है। ओवैसी साहब, आपको वो अधिकार नहीं है। आरबीआई का गवर्नर तो नोट पे लिखता है मैं धारक को फल इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। ओवैसी साहब को है क्या वो अधिकार? ये कैसी तुलना करते हैं? ओवैसी जी, अभी प्लीज राजनीति खत्म कीजिए। इस चुनौती का हम मिलकर सामना करेंगे। आप भी बुद्धिमान और विवेकपूर्ण व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल कारणों से इस तरह के बयान देते हैं, उसको मत दीजिए थोड़े दिन। नहीं, एक रिपोर्ट लेकिन है आरबीआई को लेकर ही है कि आरबीआई ब्रिटेन से 150 मीट्रिक टन सोना लेकर आया और 880 मीट्रिक टन के पार गोल्ड रिजर्व बढ़कर पहुंच गया है। ये जरूरतें क्यों पड़ रही हैं और ये जो आरबीआई कर रही है, इसका भी इक्वेशन और कैलकुलेशन बताएं। इकोनॉमी के स्टेबलाइजेशन के लिए, करेंसी के स्टेबलाइजेशन के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए उनके नॉर्म्स हैं। वो उस नॉर्म्स के तहत अपने गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं। दैट इज द पॉलिसी। वो हर सेंट्रल बैंक, दुनिया की हर देश का सेंट्रल बैंक ऐसा करता है। तो आप उसको अपने कंजम्पशन के गोल्ड के उपभोग और खरीदारी से मत, वो तो बुलियन में खरीदता है, जो आपने दिखाई ना, ये आपके जो बैकग्राउंड में है, इस फॉर्म में खरीदता है। और हम जो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं वो ऑर्नामेंट्स के रूप में खरीदते हैं। तो इस तरह के जो कंपैरिजन है ओवैसी साहब, दैट इज नॉट द राइट कंपैरिजन।